हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शर्मा पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान ये अस्तित्व में कैसे आया और इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ठीक है, इस सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए संविधान का अर्थ क्या है। संविधान, ठीक है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान प्लस विधान। ठीक है, यानी कि सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। ठीक है, एक कानून जो बराबर तौर पर, ठीक है, बराबर अपने नागरिकों पर लागू किया जाता है। ठीक है, संविधान किसी भी चीज का हो सकता है। आप कोई ग्रुप बना रहे हैं, कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, आप कोई समूह है, तो उसमें आपने बोल दिया कि इन नियमों में रहकर, इन दायरों में रहकर आपको काम करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका संविधान होगा, उसे ही संविधान कहते हैं। यानी कि एक मूर्त रूप उसको प्रदान करना कि आपको इन नियमों के अंतर्गत रहकर काम करना होगा। ठीक है, तो ये था संविधान। चलिए, तो संविधान अस्तित्व में आया कैसे। ठीक है, भारत में इसको लाने या बनाने के क्या कारण रहे और किसने इसको बनाया, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। ठीक है, क्या उद्देश्य था इनका, कि व्यापार। भारत में इससे पहले पुर्तगाली भी आ चुके थे। ठीक है, फिर डच आ चुके थे, उसके बाद में आए तो कौन, अंग्रेज। क्योंकि भारत क्या था उस समय पर, भारत मसालों के निर्यात के लिए जाना जाता था। ठीक है, यहाँ से मसालों का व्यापार होता था। उस समय पर सबसे ज्यादा व्यापार हमारा किसके साथ था, अरब देश के साथ। तो उसी समय पुर्तगाली एक नाविक आया, वास्को डी गामा। ठीक है, वो यात्री पुर्तगाल का, वो कहाँ से आता, वो आया था, उसने जलमार्ग के द्वारा कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, उसके द्वारा होते होते ये भारत आया। और भारत के कहाँ पर आता है, इस बंदरगाह पर, ये भारत के बंदरगाह पर आया और जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है, वहां का एक शासक था, गुजरात के बंदरगाह पर आए और वहां पर जमोरिन जो शासक था उसने उसका स्वागत किया था। उसके बाद फिर ऐसे ही अन्य जितने व्यापारी यूरोपीय थे ना, वो यहाँ पर आए, किस चीज के लिए, व्यापार के उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो उनमें अंग्रेजी भी एक थे। तो वैसे तो कुल मिलाकर जितने व्यापारी आए जो यूरोपीय और आए इससे पहले अंग्रेजों से, उनकी मतलब इतनी उपलब्धि कोई खास नहीं रही जितनी अंग्रेजों की रही। ठीक है, हालांकि पुर्तगाली आए सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में, लेकिन जो महान उपलब्धि है जिसने भारत की पूरी रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया, वो कौन थे, अंग्रेज। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये इनका नाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई, भारत आई। ठीक है, उस समय इन्होंने क्या था, 15 साल का इन्होंने महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनसे इन्होंने चार्टर यानी कि अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, और ये भारत आ गए। इसके बाद फिर व्यापार चलता रहा इनका। ठीक है, तो आने उस समय क्या था, भारत में मुगल वंश सत्ता में था। ठीक है, तो ये अपना व्यापार यहाँ से करते रहे। ठीक है, भारत के मसाले, ठीक है, ये अपने देश भेजते रहे और अपार धन की इन्हें उससे प्राप्ति हुई। लेकिन कालांतर में फिर होता क्या है, अंग्रेजों ने देखा कि भारत में जो है ना शासन व्यवस्था बहुत लचीली थी। ठीक है, और भारतीयों पर इन्होंने अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया। इनके मन में लालच जाग गया। ठीक है, कि अगर व्यापार पर अपना एकाधिकार हो जाए
तो क्या कहना। ठीक है। तो मसालों के व्यापार और अन्य जो वस्तुएं थी भारत से जो इंग्लैंड भेजी जाती थी, उनके अलावा इन्होंने भारत पर केंद्रीयकृत शक्ति की स्थापना करने की सोची। ठीक है। उस समय देसी राजे रजवाड़े का शासन था, वैसे छोटी छोटी और रियासतें भी थी। ठीक है, सबका अपना अपना राज्य था। तो बात आती है 1764 की। ठीक है। बक्सर जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ, वहां पर एक ये लड़ाई हुई किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेज उसमें कौन कौन थे, अंग्रेजों के एक तरफ तो कौन थे, अंग्रेज। ठीक है। दूसरी साइड कौन थे, दूसरी साइड अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। ठीक है। और मुगल सम्राट। ठीक है। मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट। और कौन थे दूसरे, अगले कौन थे, शुजाउद्दौला थे एक तो अवध के। ठीक है। मुगल सम्राट थे। और मीर कासिम जो बंगाल के थे नवाब। ठीक है। तो होता क्या है, अंग्रेजों का इनके साथ क्या होता है, युद्ध होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये युद्ध हार जाते हैं। कौन, जो भारत के अवध मतलब अवध के जो नवाब थे ये, और इनकी जो संयुक्त इनकी अपनी टीम थी, ये युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का खुला वर्चस्व भारत में स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों को मतलब एक अधिकार और इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना भारत पर स्थापित कर दिया। ठीक है। इसके एवज में ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है। और वहां से ये राजस्व संबंधी कार्य भी करने लगे, यानी कि कृषि का जो इनको अधिकार मिल गया। ठीक है। जो किसान होते थे और उनकी फसलों से जो टैक्स होता था उसकी भी अपनी उगाही करने लगे। ठीक है। दीवानी और राजस्व से जितने संबंधित अधिकार थे वो सब इनको प्राप्त हो गए। अच्छा, उसके बाद चलता रहता है। तो भारतीयों ने देखा कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ठीक है। नए नए नियम बनाने लगे, नए नए एक्ट आने लगे। उनके जरिए ये क्या थे, ये भारतीयों को बिल्कुल तुच्छ समझते थे। ठीक है। अंग्रेज जो है वो भारतीयों को बिल्कुल तुच्छ समझते थे और अपने को उनसे ज्यादा काफी योग्य मानते थे, भारतीयों से ज्यादा। ठीक है। तो होता क्या है, आने वाले समय में इन्होंने तरह तरह के कई अधिनियम लागू किए। ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते जैसे इनके अधिनियम कई हुए, जैसे 1773। ठीक है। इसमें ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है। प्रशासन संबंधी अधिकार। और दूसरा जैसे 1861 हो गया, 1858, 1909, 1919। ठीक है। 1935 लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला था इनका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। ठीक है। तो 1857 में बात आती है, 1857 की। 1857 में भारतीय इनकी जो जुल्म थे इनके और अत्याचार से उनसे काफी त्रस्त हो चुके थे। ठीक है। 1857 में आपने सुना होगा एक क्रांति हुई थी। ठीक है। ये सबसे पहला प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसमें, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, ये हुआ क्यों था, क्या कारण था कि भारत मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन उभर कर आया।
हुआ क्या था कि इस दौरान क्या हुआ, इन्होंने एनफील्ड राइफल अपनी मतलब जितने सैनिक थे ना सिपाही, उनको दे दी चलाने के लिए, और उनके जो कारतूस होते थे उसमें अफवाह फैलाई गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी के मिले हुए मतलब खाल इनकी आती है उसमें, और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो हिंदू, उसमें कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान थे। हिंदू थे जो गाय को अपनी देवी पवित्र मानते थे, और मुसलमान थे, ठीक है, वो इनसे मतलब जो सुअर और चर्बी के जो गाय के कारतूस थे ना, उनसे मतलब द्वेष भावना उनके मन में प्रकट हो गई। तो काफी बड़ा जन आंदोलन हो गया। ठीक है भाई, अब 1857 के संग्राम के बाद फिर हालांकि ये क्रांति सफल रही। ठीक है, इसको जो विद्रोह था ये इसको दबा लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर इसके बाद जो शासन था 1858 में आती है। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पूर्ण रूप से किसके पास चला गया, किसके पास, ब्रिटेन की महारानी के पास, ब्रिटेन की महारानी के पास। ठीक है, और अब सरकार ने तय किया कि भारतीय उपनिवेश पर ब्रिटिश शासन स्वयं मतलब शासन करेगा, और वहां के जो नियम होंगे ना वो सीधे ब्रिटेन की संसद उसको तय करेगी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। ठीक है भाई, और जैसे फिर आगे ये तरह तरह के इन्होंने एक्ट बनाने शुरू कर दिए, जैसे 1861 का हो गया। ठीक है, 1909 पार्लियामेंट सुधार लाई। उसमें क्या था, अच्छा इसमें हुआ क्या था, अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चाल थी वो ये थी कि इनमें फूट डालो और अपना यहाँ पर सत्ता स्थापित करो। तो हिंदू और मुस्लिम, इन दो वर्गों का भारत में वर्चस्व रहा। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने आपस में मतलब फूट डालने का काम किया। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लाई, पार्लियामेंट सुधार जिसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलता रहा, 1919 आ गया। ठीक है, 1900, फिर लास्ट में आते हैं हम 1935 के अधिनियम पर, जो संवैधानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1935 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें से जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें से कुछ तथ्य उसमें से लिए गए थे। अधिकतर तथ्य उसमें से 1935 वाले लिए गए थे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 1935 अधिनियम की विशेषता कुछ इस प्रकार थी कि इसमें क्या था, प्रांतों में क्या था, वहां पर द्वैध शासन उस टाइम पर लागू था। ठीक है, तो इस अधिनियम ने क्या किया, प्रांतों से द्वैध शासन तो कर दिया खत्म। ठीक है, लेकिन संघ यानी कि केंद्र में लागू कर दिया इन्होंने। ठीक है भाई, क्या किया, केंद्र में इन्होंने लागू कर दिया, और भारतीयों को इसमें प्रथम बार भागीदारी दी गई। ठीक है, कि चुनाव होंगे, और इसमें इन्होंने 3 अनुसूचियां इन्होंने जारी की। पहली अनुसूची जो थी वो थी संघ सूची, दूसरी राज्य या प्रांतीय सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकती थी अपने जो कानून थे, और राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में इन दोनों का समावेश था। लेकिन इन दोनों में से कोई बना सकता था, लेकिन जो अगर राष्ट्रीय स्तर का विषय था तो उसमें फिर संघ सरकार ही उसमें नियम बनाती थी और उसका लागू होता था। ठीक है भाई, यहां तक है। फिर प्रांतों में मतलब इन्होंने क्या किया, भारतीयों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दी इसने, इस नियम ने। तो 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांत कितने थे उस टाइम में, ब्रिटिश प्रांत थे 11। इन ब्रिटिश प्रांतों में
युद्ध के 11 थे मतलब, और इसमें कांग्रेस जो थी उसमें 7 सीटों पर उन्होंने विजय पाई। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि ब्रिटिश विधानसभा में, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी विधानसभा में भारतीयों का भी क्या हुआ, भागीदारी सुनिश्चित हो गई। यानी कि अब कभी भी कोई भी नियम बनाया जाता तो वो भारतीयों को बिना पूछे नहीं बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक होता क्या है, अगर हम बात करें ना भारत में संविधान बनाए जाने की, इसके लागू करने की, ठीक है, यानी कि इसके अस्तित्व में आने की, तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी शुरुआत से यही मांग थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, ठीक है, और भारत जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है वो उसको घोषित कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल इसके क्या थे, विरुद्ध थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, और उनका तो लालच ही यही था कि भारत पर अपनी पकड़ और ज्यादा कैसे मजबूत बनाई जाए। ठीक है, उनका ध्यान केवल इसी बिंदु पर था। लेकिन राष्ट्रवादी नेता चाहते थे, शुरुआत में राष्ट्रवादी नेताओं की पता क्या थी, इनकी ये कल्पना थी शुरुआत में जब तक इन्होंने अपनी जड़ें जमाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो राष्ट्रवादी नेता सोचते थे जो अहिंसावादी थे, यानी जो नरम दल के थे, ठीक है, जैसे गांधी जी हुए, ठीक है, और अन्य जो जितने थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ अहिंसावादी प्रवृत्ति के लोग थे, उनका मानना ये था कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था चल रही है, लेकिन हमारी इतनी सी मांग है कि इसमें भारतीयों को क्या करें, इसमें भागीदार बनाए, ताकि भारत का भविष्य कैसे हो उसको हम तय करें। ठीक है भाई, लेकिन अंत में लास्ट में आते आते भारत राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि अंग्रेजों ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि क्या था, बहुत ही गलत था ये। तो फिर इन्होंने मांग की, इन्होंने मतलब वास्तविक सत्ता की इनकी पहचान की कि इनका जो लालच था ना वो तो केवल भारत के धन को लेकर था और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए था। उस समय पर तो क्या था, छोटे अपना मतलब एक अधिनियम बना देते थे, कुछ वर्षों तक वो जारी रहता था, फिर उसमें ही संशोधन करते रहते थे। अगर आप जाने तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। ठीक है, जो काफी निंदनीय है। अच्छा, फिर बात आती है, ऐसे इनके प्रयास जारी रहते हैं, ठीक है, भारतीयों की। 1939 ये वो समय था जब प्रकृति द्वारा भारत को आजादी दिलाने में, ठीक है, भगवान मतलब ईश्वर ने सहायता की। इस तरह से 1939 में एक ऐसा आर्थिक सामाजिक परिदृश्य सामने आया। 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू हो जाता है। ठीक है, जर्मनी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है भाई, क्योंकि जर्मनी, इटली, जापान आदि ये क्या थे, ये थे साम्राज्यवादी और फाशीवादी। ठीक है, फाशीवादी मतलब ये चाहते थे कि जिस मतलब जैसे जर्मनी वाले थे कि हमारा जो शासन है उसको हम ही लागू करें, ना कि जनता। और एक लोकतांत्रिक देश की यही अवधारणा है कि वहां पर क्या होता है, जनता का सहअस्तित्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का जनता द्वारा शासन। लेकिन फाशीवादी या साम्राज्यवादी विस्तार नीति जिनकी थी देशों की, उसमें क्या था, आतंकवादी गतिविधियों का समावेश, यानी कि तानाशाही एक प्रकार से। ठीक है, तो भारत वाले क्या थे, इनके तो खिलाफ थे, बिल्कुल विरुद्ध थे इनके तो, ये बहुत गलत है। और भारत शुरुआत से ही लोकतंत्र का मतलब पक्षधर रहा। ठीक है, तो भाई विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण के साथ। अब पोलैंड की सहायता में किसको जाना पड़ा, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन उस समय एक महाशक्ति था। ठीक है,
ब्रिटेन के साथ साथ अन्य जो मित्र राष्ट्र थे कौन कौन थे, जैसे यूएसए, ठीक है, कौन, अमेरिका, यानी कि कह लो कौन, अमेरिका, ठीक है, और रूस, ठीक है, और जैसे चीन हो गया। तो ये इन्होंने मिलकर क्या लड़ा, इनके साथ लड़ाई। तो इस दौरान ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत मतलब भारतीयों से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है, कि आप हमारे साथ आ रहे हो युद्ध लड़ने के लिए। अब इनमें तो मतलब जब भारतीयों ने सुना तो उनको इस बात में आश्चर्यचकित महसूस हुआ कि हमारे हमसे बिना पूछे इन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी और उसमें हमें शामिल भी कर लिया। यहाँ हमसे उन्होंने पूछा। तो होता क्या है, जो राष्ट्रवादी नेता थे ना, उन्होंने यह तय किया कि भारत को स्वतंत्र कराने में इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ी मजबूरियां थी ब्रिटिश सरकार की। भारतीयों ने शर्तें रखी थी कि हम आपके साथ युद्ध में तभी शामिल होंगे यदि आप हमारी कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। वो क्या थी, उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए मतलब संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या हो, गठन किया जाए और यह तय किया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। फिर बात आती है 1940 में, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की गई, किसके द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, ये क्या थे उस समय के वायसराय भारत के, ठीक है। तो इन्होंने घोषणा की कि भारत को हम कुछ निम्नलिखित शर्तों पर मंजूरी देंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्या कि एक तो हम इनको डोमिनियन राज्यों में बांट देंगे, मतलब भारत में जो है भारत को डोमिनियन स्टेट, भारत को डोमिनियन स्टेट की संज्ञा दी जाएगी। तो इस प्रस्ताव में उन्होंने क्या किया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा दे देंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेट रहेगा भारत, और एक संविधान सभा का निर्माण होगा। ये उनकी क्या थी, प्रस्ताव थे उसके, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव थे, ठीक है, कि युद्ध के बाद। दरअसल में इसको जारी करने का इनका कारण ये हुआ, वरना ये अगस्त प्रस्ताव भी ना लाते, ठीक है। कारण कैसे बनाए, जब युद्ध स्टार्ट हो गया ना तो जर्मनी जो तानाशाह था, कौन, हिटलर, हिटलर ने क्या किया, उसने फ्रांस, बेल्जियम आदि यानी कि जो है हॉलैंड, इनको परास्त कर दिया और ब्रिटेन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ब्रिटेन को चिंता होने लगी, ठीक है, रात दिन मतलब डर सताने लगा कि ब्रिटेन की स्थिति क्या थी, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। युद्ध की जो दंश थे उनको झेलते हुए ब्रिटेन की स्थिति कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि जर्मनी ने पहले ही इन पर अपनी विजय प्राप्त कर दी थी। तो ब्रिटेन मतलब बहुत एकदम त्रस्त हो गया कतई। तो फिर इन्होंने मतलब इनकी जो इच्छा थी ना वो ये थी कि भारतीय इसमें शामिल हो जाए, लेकिन भारतीय ने तो मना कर दिया था कि हम तो इसमें शामिल हो गए नहीं जब तक आप घोषणा नहीं करो। तो हालात ऐसे हो गए थे कि भारतीयों को किसी भी हालत पर मनाना आवश्यक हो गया था, ठीक है। तब ये 8 अगस्त 1940 का ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आई। अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है। ये क्या थे उस समय, वायसराय। तो इसमें इन्होंने कुछ संधि शर्तें रखी थी कि भाई डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा देंगे, ठीक है,
एक भारतीय संविधान सभा होगी, ये संविधान सभा होगी जिसमें भारतीय क्या करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार प्रदान किए जाएंगे। और सरकार वास्तविक जो शासन है वो किसी ऐसे संस्था को हस्तांतरित नहीं करेगी जिसके विरुद्ध क्या हो, स्पष्ट मत हो कि आप इनको ये सत्ता हस्तांतरित नहीं करो, ठीक है, आदि आदि इनकी ऐसी कई तरह की शर्तें थी। तो हुआ क्या परिणाम, महात्मा गांधी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। नेहरू जी ने तो पहले ही कहा कि इसका तो चर्चा हम बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है, तो ये तो लाना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है, ना हम इसको मानते, ठीक है भाई। दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो थी उसने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई पाकिस्तान का हमारा तो गठन कर दो, हम तो अलग ही रहना चाहते हैं। लेकिन इन सभी नियम शर्तों में पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी फिर इसको क्या किया, इसका विरोध किया और इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही चलता रहा, फिर होता क्या है, 1941 में 1941 में जापान क्या करता है, संपूर्ण जो दक्षिणी पूर्व एशियाई का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशियाई जो क्षेत्र है पूरा, इस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और ये कहां तक बढ़ाता है, म्यांमार तक, रंगून पर भी इसका आधिपत्य हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार को डर ये था कि आने वाले समय में ये भारत पर हमला न कर दे, क्योंकि उस समय भारत क्या था, उपनिवेश था ब्रिटेन का। और फिर एक तो ये किया इसने, रंगून पर कब्जा कर लिया, रात दिन उनको चिंता सताने लगी। फिर एक दूसरा काम क्या किया जापान ने, 1941 में ही इसने पर्ल हार्बर जो है, ये अमेरिका का एक बंदरगाह है, ठीक है, पर्ल हार्बर, इस पर इसने हमला कर दिया और अमेरिका के कई मतलब जो जहाज थे और जहाजी जो बेड़ा था और उसका बंदरगाह, उसको काफी नुकसान पहुंचा, बहुत हानि हुई, ठीक है। इसको देखते हुए अमेरिका और रूस और चीन जो मित्र राष्ट्र है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि जब हमने आपको बोला था कि भारत को किसी भी तौर पर आप सहमत कर लो, उनको मना लो, ताकि वो विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है, उनका आपको समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार एक और प्रस्ताव लाती है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। इसका क्रिप्स मिशन नाम इसलिए पड़ा, ये कब आया, 1942 में, ठीक है, 15 मार्च 1942 में। क्रिप्स जो थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है भाई। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और ब्रिटिश का जो युद्ध सलाहकार मंत्रिमंडल था, परिषद, उसके भी ये अग्रणी सदस्य थे। दूसरी ओर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का एक मुख्य कारण ये था क्योंकि जो स्टीफर्ड क्रिप्स थे, इन्होंने भारत का जो आंदोलन था ना, उसको इन्होंने समर्थन दिया था, ठीक है। तो इन्हें लगा कि भारतीयों के हृदय में इनकी अच्छी छवि है, तो हो सकता है ये इसको मना ले, ठीक है। लेकिन वास्तव में कारण ये था कि मैन इच्छा तो इनकी यही थी किसी भी तरह भारतीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है, वरना ये यहाँ से तो जाना बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने इसमें शर्तें रखी, इनकी जो शर्तें थी, उन्होंने कहा
कि भारत को डोमिनियन का हम दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेट का तो हम दर्जा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ भारतीय जो है भारत संघ, भारत संघ का निर्माण और इसके जो प्रांतीय है उसके स्तर पर व्यवस्थापिकाएं बनाई जाएगी और एक संविधान सभा होगी जिसमें संपूर्ण सह अस्तित्व, उसमें संपूर्ण भागीदारी किसकी होगी, भारतीयों की, और वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने तीसरी एक अपनी जो इन्होंने प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि जो देशी रियासतें हैं उनको पूर्ण अधिकार होगा कि वे चाहे तो भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकती है अथवा नहीं, ठीक है। और तीसरा ये था कि जो राज्य संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता वो स्पष्ट तौर से अलग हो सकता है, ठीक है, उसको उसमें शामिल करने की कोई जबरदस्ती नहीं होगी और वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये भारत के राष्ट्रवादी जो नेता थे उनके सामने आया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसको मना कर दिया कि भाई ऐसे तो करके भारत के विभाजन की ओर हमें ले जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या था, ये भारत को दो राष्ट्र में बांटना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी हो जाता है कैंसर। फिर युद्ध चलता रहा, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि स्थिति जो है ना वो खतरनाक होती जा रही है और यदि अब अगर ब्रिटिश जो मतलब जो अंग्रेज है अगर इनको भारत से न भगाया गया और ब्रिटेन का यहाँ पर अस्तित्व न समाप्त किया गया तो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे ही भारत की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ती जा रही थी, ठीक है। तब 1942 में गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। और ये इन्होंने एक समिति बुलाई कहां पर, बंबई के गवालिया टैंक मैदान में, गवालिया टैंक, ठीक है। यहां पर कांग्रेस की बैठक हुई, ठीक है। और इसमें निर्णय लिया गया कि अब इनको बाहर करना जरूरी हो गया है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रमुख जो इनका नारा था करो या मरो, इसी में इन्होंने ये नारा दिया था कि या तो हम अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मर जाएंगे, ठीक है, या इनको यहां से भगा कर ही मानेंगे, ठीक है भाई। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धड़ाधड़ गिरफ्तारी होती रही, लाठी बरसाई गई, गोलियों का सहारा लिया गया, ठीक है। इसमें कम से कम भी जो बताते हैं कि 6000 लोगों को इसमें मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर ऐसे ही करते ब्रिटिश सरकारें क्या थी वो छवि जो थी इनकी वो धूमिल होती जा रही थी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इनकी जो छवि थी वो धूमिल होती जा रही थी कि एक और तो ब्रिटेन मतलब साम्राज्यवादी जो नीति के देश है उनके खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, और लोकतंत्र का समर्थक है। वहीं दूसरी ओर भारत को अपना गुलाम बनाना चाहता है, ठीक है। तो जैसे वियतनाम, ठीक है, और हंगरी आदि जो इतने देश थे ना वहां पर, तो उसमें भी क्या थे भारतीय, वहां पर भी भारतीय थे और उन्होंने भी अपना आंदोलन छेड़ रखा था, किसके विरुद्ध, साम्राज्यवादी आक्रामक नीति के विरुद्ध, ठीक है। तो अधिकतर जो देश थे उन्होंने भारत का समर्थन किया इसमें। परिणाम ये हुआ 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो
ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा, ठीक है। अन्य जो देश थे वो भी सुरक्षित हालात में नहीं थे। फिर जो दो महाशक्ति बनी, रूस और अमेरिका, इनका भी दबाव था कि आप भारत को आजाद कर दो, ठीक है। दूसरी, अगला एक जो नया कारण इसमें हुआ वो होता है 1945 में इंग्लैंड में क्या हुआ, इलेक्शन हुए। तो वहां पर उस समय कौन था, विंस्टन चर्चिल। लेकिन अब यहां पर नई पार्टी की सरकार आती है, किसकी, लेबर पार्टी की, ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ठीक है। और ये इनके समर्थक थे और ये चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दे दी जाए, ठीक है। इसीलिए आने वाले समय में फिर चलता रहता है आगे जारी। 1946 में 1946 आता है और इसमें भेजा जाता है कैबिनेट मिशन, ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, एक तो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरे थे एबी एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे कौन थे, स्टेफर्ड क्लिप्स, ठीक है। इनको भेजा जाता है और ये कब हुआ, 1940 में, जब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि चलो ठीक है हम भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। और भारत में एक संविधान भारतीय द्वारा ही लागू कर दिया जाएगा, एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन इन्हीं सिफारिशों के तहत यहाँ पर आया था और भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके साथ इसने अपनी बैठक की, ठीक है। उसमें निर्णय लिया गया भारत की संविधान सभा के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलकर होता क्या है, इनकी वास्तविक तौर पर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अब आरंभ होती है, ठीक है। इसके साथ कैबिनेट मिशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो खंड है इसमें वो यही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने संस्तुति दी यानी कि सिफारिशें दी कि भारत की संविधान सभा के लिए 389 सीटें, ठीक है, वो तय की गई है, 389 सदस्य सीटें, ठीक है। और इनका जो चुनाव होगा वो भारत के 296 तो होगी, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 मुख्य आयुक्त, क्योंकि आज के टाइम पर जैसे यूटी यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है ना हमारे यहाँ, कौन कौन से, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, पुदुचेरी आदि, चंडीगढ़, तो ऐसे ही क्या थे उस समय के भी 4 मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नरेट। वे कौन कौन से थे, 130 में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। और 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए इन्होंने, मतलब 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए 292 ये सीट रखी, यानी कि प्रत्येक में एक को चुना जाता। और मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रति
10 लाख प्रति 10 लाख जो जनसंख्या थी उन पर एक सीट का निर्वाचन किया जाना था। ठीक है, फिर 93 जो सीटें थी वो किसके लिए थी? वो थी देशी रियासतों के लिए। ठीक है, 93 सीटें इन्होंने देशी रियासतों के लिए रखी। लेकिन उसमें ये इन्होंने एक नियम अलग लागू किया कि देशी रियासतों के संबंध में निर्वाचन का नहीं, मनोनयन का अधिकार होगा। 1942 में भी यही इन्होंने नियम लाए थे। ठीक है, उस टाइम पे तो क्या था कि 1942 जो क्रिप्स मिशन आता उसमें इन्होंने उल्लेख किया था कि भारत के जितने राजा रजवाड़े हैं यानी कि जो देशी रियासतें हैं उसमें वो अपना प्रतिनिधि स्वयं मनोनयन यानी कि मनोनीत करके भेजेंगे, उसका निर्वाचन नहीं होगा। निर्वाचन और मनोनीत में स्पष्ट अंतर केवल इतना ही है, मनोनयन जो होता है वो किसी के द्वारा अपने मन से बना जाता है कि मैंने इसको चुन लिया। निर्वाचन में क्या होता है? निर्वाचन एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोकतंत्र का समावेश होता है कि वहां की जनता स्पष्ट तौर पर उसको वैश्य मताधिकार के आधार पर उसको चुनकर भेजेगी। ठीक है भाई, लेकिन वो तो खैर कैंसिल हो ही गया था 1942 वाला। देशी रियासतों के संबंध में भी वहां के जो राजा महाराजा थे रजवाड़े, उन्हें ये एकाधिकार दिया गया था कि आप चाहो तो संविधान सभा में मतलब उपस्थित हो सकते हो, यहाँ की सीट इसमें ग्रहण कर सकते हो। तो होता क्या है, जुलाई से अगस्त का महीना जो है, एक महीने कम से कम इलेक्शन चलता है यानी कि चुनाव चलते हैं 1946 में। ठीक है, चुनाव के दौरान जब परिणाम आता है तो कांग्रेस इसमें 208 सीट हासिल करती है। मुस्लिम लीग जो थी भाई, मुस्लिम लीग इनको 73 सीटें मिलती है और अन्य जो थे स्वतंत्र निकाय उनको वे आते हैं 15 लीग। ठीक है, तो ये होता है कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15। लेकिन जो 93 ही सीटें थी, ठीक है, ये रिक्त रह गई क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया हम तो संविधान सभा का मतलब समर्थन करते नहीं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसका जो अध्यक्ष बना जाता है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग से पाकिस्तान की मांग प्रारंभ कर दी कि हमें तो अपना पाकिस्तान चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद फिर क्या हुआ, वे तो उन्होंने तो भाग लिया नहीं, तो फिर इसमें जो सदस्य रह गए वे केवल 211 सदस्य रह गए लास्ट में। ठीक है, इसके बाद 3 जून 1947 यानी कि 1947 को माउंटबेटन योजना लाई जाती है। माउंटबेटन योजना, ठीक है, इसमें क्या किया, माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है भाई, इन्होंने योजना इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान, भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक में भारत दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो जितने जो क्षेत्र गए वो कौन कौन थे?
एक तो था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। दूसरा था पंजाब, पूर्वी बंगाल, ठीक है, बंगाल। और पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला, एक था असम का सिलहट जिला। अच्छा, ये एक ऐसा था जहाँ ये एक ऐसा प्रथम जिला था या क्षेत्र था जिसमें वहां की जनता ने स्पष्ट मत दिया था, जनमत संग्रह हुआ था और इन्होंने पाकिस्तान के इसमें वोट दिया था कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 जून 1947 को मतलब बंटवारा हुआ और फिर क्या हुआ, इनकी संविधान सभा में सदस्य संख्या गिर गई, क्योंकि शुरुआत में क्या किया था, 389 तय की गई थी, जो बाद में घटकर कितनी रह गई, 299 तक। 389 से 299 तक आ गई, ठीक है। इसमें 229 फिर क्या किया गया, प्रांतों के लिए रखी गई सीटें की संख्या, ठीक है, कि 229 तो संख्या होगी प्रांतों के लिए, ठीक है। और 70 जो थी वो किसके लिए कर दी, देसी रियासतों के लिए। देसी रियासतों के लिए कितनी की, 70, ठीक है भाई। फिर आगे उनका अलग हो गया और ये भारत का अपना अलग संविधान यहाँ से बनना प्रारंभ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर 13 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा ना दो भागों में विभक्त थी, यानी कि संविधान सभा के जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दो चीजों की दी गई थी। एक तो ये संविधान का निर्माण कर रही थी, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी थी, ठीक है। दूसरा, विधायिका की जिम्मेदारी भी इसी को ही दी गई थी, ठीक है। तो यानी कि कहने का आशय ये है, जब संविधान सभा संविधान निर्माण के तौर पर काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। कौन करते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही और 26 नवंबर 1949 तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक थी संविधान की पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इससे आगे संविधान की विशेषताएं शुरू होगी और संविधान का प्रारूप, ठीक है, क्या कब और किसने क्या इसमें जिम्मेदारी या भूमिका निभाई, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।